आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं वही 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के टाइम पीरियड की चर्चा, जिसमें हमने बंधुत्व के बारे में पढ़ लिया, यानी समाज में महाभारत का उदाहरण लेकर के कि भाई बंधुओं के बीच में किस तरह के संबंध थे। तो अब हम चल रहे हैं अगले बिंदु पर, जो संबंधित है एक ऐसी सामाजिक विषमता से जो प्राचीन समय से हमारे भारत में चल रही है, वो है जाति। अब यहाँ बात करें कि सामाजिक विषमताओं में जाति से पहले वर्णों में विभाजन था, जो कि आजीविका के हिसाब से ही उनका विभाजन था, कार्यों का विभाजन था अर्थव्यवस्था को लेकर के, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है वर्ण व्यवस्था का। और वर्ण व्यवस्था हमारे 4 भागों में विभक्त थी, बटी हुई थी, जिसमें पहला नाम आता है ब्राह्मण समुदाय का, समाज का, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा आता है शूद्र। अब ब्राह्मण का क्या कार्य था कि अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, इसके अलावा शिक्षा देना, अध्यापन करवाना, दान लेना और इसके साथ साथ यज्ञ करना ब्राह्मणों का एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसके साथ अगला हम बात करें क्षत्रियों की। क्षत्रिय मोस्टली राजाओं के पद पर, सेनापतियों के पद पर हुआ करते थे और उनका मुख्य कार्य था युद्ध करना, और युद्ध के साथ साथ अगर राजा है तो प्रजा की रक्षा करना, इसी के साथ साथ वेदों का अध्ययन करना। और वेदों के अध्ययन के बाद हम बात करें वैश्यों की, तो ये तीसरा समुदाय था, तीसरा वर्ण था, और जिनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य आजीविका कृषि थी, और कृषि के साथ साथ वे पशुओं को पालते थे, यानी गोपालन की संज्ञा भी उन्हें इस समुदाय को दी गई है। और इसके साथ साथ इन्हें अधिकार था वेदों को पढ़ने का, अध्ययन करने का। और चौथा समुदाय हमारा आता है शूद्र। इनका मुख्य कर्तव्य माना गया कि इनका कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना है, यानी कि ब्राह्मण समुदाय की, क्षत्रिय और वैश्य की, लेकिन इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये शुरुआती दौर की बात है जब वेद लिखे गए। अब यहाँ बात आती है कि इनकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, और सबसे पहला उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है, जिसमें ये कहा गया कि पुरुष सूक्त में कहा गया कि ब्राह्मण आदि पुरुष के मुख से पैदा हुआ है, इसीलिए उसकी स्थिति उच्च है, सभी वर्णों में उच्च है। उसके बाद दूसरा आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय आदि पुरुष की भुजा से उत्पन्न हुआ है, वैश्य जांघ से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र जो है वो पैरों से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो ये विभाजन, ये वर्ण और इन वर्णों के आधार पर इनकी जीविका जो थी, इनके कार्य या व्यवसाय बटे हुए थे। अब बात आती है कि अक्षत्रिय राजा क्या थे। क्या सभी राजा क्षत्रिय थे, इसी कुल से थे, इस वर्ण से थे, या फिर कहीं कहीं अक्षत्रिय होने का भी उदाहरण मिलता है, या अक्षत्रिय का मतलब किसी अन्य समुदाय से, किसी अन्य वर्ण से भी थे। तो यहाँ बात आती है उदाहरण के रूप में मौर्य की, कि मौर्यों के बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में ये कहा गया है कि वो निम्न कुल के थे, वृषल थे। और इसी के साथ साथ अगर ये तो कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो मौर्यों को कहा गया है उच्च कुल का, यानी कि क्षत्रिय माना गया है कि वो क्षत्रिय थे, और उन्होंने लंबे समय तक भारत पर एक विशालतम साम्राज्य की नींव रखी और उसको प्रशासन को चलाया। अब बात आती है मौर्यों के बाद शक की। शक बाहरी देश से आने वाले, भारत पर राज्य करने वाली एक जाति थी, एक समुदाय था। यही बात आती है कि इनको कहा गया बर्बर, खानाबदोश कहा गया। ये इन्होंने भी भारत पर लंबे समय तक राज किया। ये ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं इनको कि ये बर्बर समुदाय से थे, यायावर समुदाय से थे। लेकिन इसी का एक महान राजा हुआ रुद्रदमन, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि रुद्रदमन ने सुदर्शन झील जो गुजरात में थी उसका पुनर्निर्माण करवाया, जिसका कि मौर्य राजाओं ने निर्माण करवाया लेकिन टूट गई थी, उसकी मरम्मत रुद्रदमन ने करवाई थी। तो ये इन्होंने राज्य भी किया, और इसके साथ साथ इन्होंने राज्य करने के साथ साथ इन अन्य कार्यों का भी निष्पादन किया। लेकिन यहाँ एक उदाहरण सातवाहन राजाओं का भी आता है।
अगर इनको शूद्र माना गया या फिर इनको निम्न कुल का माना गया, तो इसका एक उदाहरण और आता है कि यहाँ सातवाहन राजाओं में नाम आता है गौतमीपुत्र शातकर्णी का, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था। गौतमीपुत्र शातकर्णी का इन्होंने कहा है कि जो ये माना गया कि ये क्षत्रिय थे और इन्होंने कहा कि जो निम्न कुल का है हम उनका संहार करने के लिए या उनको मारने के लिए, उनको हराने के लिए आए हैं। तो ये इसका मतलब ये स्वयं क्या थे, उच्च कुल के थे और इनके वैवाहिक संबंध जो थे वो रुद्रदमन के साथ यानी शकों के साथ थे। इसका मतलब ये कि शक भी क्षत्रिय थे, इसके साथ साथ सातवाहनों ने भी स्वयं को क्षत्रिय माना है। तो बात यहाँ आती है कि कोई जरूरी नहीं था कि सभी के सभी राजा क्षत्रिय हों, केवल यहाँ बात आती थी शक्ति की। अगर आप में एबिलिटी है, शक्ति है ना, अगर आपकी प्रतिष्ठा है, संपन्नता है, तो कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता था। तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होता था कि क्षत्रिय ही राजा बनेगा, अक्षत्रिय यानी किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति भी राजा बन सकता था। अब बात आती है अगले बिंदु की कि जाति और गतिशीलता। वर्ण हो गए, वर्ण की धीरे धीरे वर्ण के बाद आया एक अन्य शब्द जाति। अब 4 वर्ण थे, चारों के कार्यों का विभाजन था, लेकिन कुछ ऐसे लोग समुदाय में आ गए जिन लोगों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता था, यानी इन चारों वर्णों में शामिल नहीं किया जा सकता था। वो किसी अन्य समुदाय के थे। जैसे यहाँ निषाद का उदाहरण आता है, स्वर्णकार का यानी सुनार का उदाहरण आता है। तो निषाद का मतलब एक जंगल में रहने वाली जाति थी, जो कि शिकार करके वहाँ के फल फूल को खा करके खाना बदोश जीवन रहती थी, खा करके अपना जीवन यापन करती थी। ये यहाँ इनके आधार पर ये कहा गया कि इन जातियों को जब इन वर्णों में शामिल नहीं किया गया तो क्या हुआ, कुछ नए परिवर्तन आए। उनके लिए एक अलग से जातियां बना दी गई जो वर्ण की तरह हैं, जन्म पर आधारित थी। वो कार्य पर नहीं, जन्म पर आधारित हुआ करती थी और इनकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं थी। वर्णों की संख्या निश्चित थी 4, लेकिन जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। और इसी के साथ साथ यहाँ बात आती है, एक उदाहरण आता है, व्यवसाय के आधार पर श्रेणियां बनी, यानी कि जो एक ही व्यवसाय करने वाले लोग हैं, एक ही व्यवसाय को करने वाला समुदाय है, उनका एक ग्रुप बना दिया गया, उनकी श्रेणियां बना दी गई। और इन श्रेणियों का एक उदाहरण मिलता है हमें देखने को कि मंदसौर अभिलेख, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। तो मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है एक ऐसी श्रेणी की जो थी रेशम बुनकरों की श्रेणी। मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित था और जिसे दशपुर भी कहा गया। ये माना गया कि मंदसौर में रहने ये जो मंदसौर के जो बुनकर थे, ये पहले गुजरात के लाट प्रदेश में रहा करते थे और उन्होंने मंदसौर के राजाओं के बारे में प्रशंसा सुनी, वहाँ के बारे में चर्चा सुनी। तो वे वहाँ से उस समुदाय को छोड़कर, उस जगह को छोड़ करके मंदसौर में आकर यानी मध्य प्रदेश में आकर बस गए और इन्होंने अपनी श्रेणी में व्यवसाय के साथ साथ और उल्लेख भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है सूर्य मंदिर का निर्माण, यानी कि धार्मिक कार्यों से भी ये समुदाय जुड़े होने का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में कि इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें इन्होंने अपने अर्जित धन को इस मंदिर के निर्माण में लगा दिया। अब बात आती है कि ये समुदाय जाति और गतिशीलता आई और इसके साथ वर्ण रहित समुदाय भी बना, यानी कि कुछ ऐसा समुदाय जो इन वर्णों में शामिल नहीं था, किया नहीं जा सकता था उसको जाति में, क्योंकि इनसे अलग इनके कार्य थे, जिसमें हमने स्वर्णकार की चर्चा कर की और निषाद की। अब निषाद में एक उदाहरण मिलता है एकलव्य का। एकलव्य जिनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है, इनकी कहानी सुनी है, तो चलिए थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि एकलव्य कौन थे। एकलव्य एक निषाद समुदाय का एक बालक था जो चाहता था गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाना। और गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो कुरु महाजनपद के बालकों को शिक्षा दिया करते थे, जिसमें कौरव और पांडवों के वो गुरु थे। और इनकी प्रशंसा सुनकर इसकी इच्छा हुई और वे गुरु के पास गए कि मुझे भी
धनुष चलाने की शिक्षा आपसे लेनी है, लेकिन निषाद वर्ग से होने के कारण उन्होंने शिक्षा देने के लिए मना कर दिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने गुरु की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और निरंतर अभ्यास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे, जिससे एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अर्जुन से भी ज़्यादा शिक्षा स्वयं ने उन्होंने प्रयास करके ग्रहण कर ली। और इसके बाद जब गुरु को इसके बारे में पता चला और उनकी ये भविष्यवाणी कि अर्जुन सबसे तेज धनुर्धारी होगा, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांगा, जिसमें इस बालक ने गुरु दक्षिणा के रूप में उसने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। तो ये तो बात आई यहाँ गुरु और शिष्य की, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ जाति की। तो यानी कि इस वर्ण को, इस वर्ग को ये अधिकार नहीं था कि वो वेदों का अध्ययन करे, यज्ञ करे और या फिर क्षत्रिय कुल में जाकर युद्ध करे। ये एक अलग समुदाय, एक अलग से जाति थी जिनको इन वर्णों में शामिल नहीं किया जा सकता था। इसी के साथ एक और उदाहरण आता है यायावर प्रजाति का या मलेच्छों का। ये वो गोपालक थे, यानी कि ये जानवरों को चराया करते थे, पशुओं को पालते थे, लेकिन इनको कृषि समुदाय में नहीं रखा जाता था, यानी वेश्य इनको नहीं माना गया, इनको कृषि करने का अधिकार नहीं था। ये एक जगह से दूसरे जगह पर अपने पशुओं को लेकर जाते रहते थे। तो ये एक इन्हें कहा गया है, शास्त्रों में मल्लेच्छ कहा गया है। इनकी जो भाषा थी आम लोगों की संस्कृत थी, संस्कृत बोलते थे, संस्कृत लिखते थे, लेकिन इस समुदाय की अपनी एक अलग भाषा होती थी, जो आपस में जब वो संवाद करते थे तो उस भाषा का प्रयोग, जिसको एक जंगली भाषा कह सकते हैं, उसका प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ इन वर्णों से हटकर भी समुदाय था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में। अब आता है कि इन वर्णों के बीच में इनकी अधीनता और अधीनता के साथ साथ इनका आपस में संघर्ष रहता था, जिसमें हम बात करें कि अस्पृश्य की। अस्पृश्य यानी अछूत वो थे जो कि समाज से बाहर कर दिए गए और वो इस तरह के कार्य करते थे जो समाज में हेय दृष्टि से, यानी कि घृणा की दृष्टि से उनको देखा जाता था, जिसमें जैसे शवों को उठाना और शवों के बाद उनके कपड़ों का इस्तेमाल करना, जूठे भोजन को खाना और इसके साथ साथ लोहे के आभूषण पहनना, ये सभी अस्पृश्यों की श्रेणी में, अछूतों की श्रेणी में आता था, जिन्हें कहा गया चांडाल। और इसी में एक आता है मनुस्मृति, जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य लिखी गई। और इसमें कहा गया कि चंडाल कितने तरह के थे, इनके कार्य कौन कौन से थे, इसकी सूची हमें मनुस्मृति में देखने को मिलती है। इनको छूना या इनके दिए हुए भोजन का इस्तेमाल करना बहुत ही अपवित्र माना जाता था। अब इसी के साथ साथ आता है फाह्यान का एक नाम, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट थे और इनके समय में एक चीनी यात्री फाह्यान थे जिन्होंने भारत की यात्रा की और उन्होंने भारत में उस समय जो स्थिति देखी उसका वृतांत लिखा, जिसमें इन्होंने फाह्यान ने लिखा है चांडालों के बारे में कि एक इस तरह का समुदाय था जिसको देखना, छूना तो बहुत दूर की बात, अगर उसको देख भी लिया तो बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। जिसमें ये चांडाल आते थे, अगर ये गली में निकलते थे अपने घर से बाहर तो इन्हें अपने हाथ में करताल रखनी पड़ती थी कि जब वो गली में आ गए तो वो संकेत दे कि अब हम गली में हैं, कोई दूसरे बाहर मत आना, यानी उसको बजाया करते थे ताकि जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो अपने घर में रहे और ये इनके दर्शन भी कोई ना कर पाए। तो ये इस तरह का विभेद जो था वो देखने को मिला फाह्यान को, और फाह्यान ने उस समय की स्थिति को अपने साहित्य में लिखा। अब इसी के साथ एक और विवरण मिलता है वेनसांग का। वेनसांग जो है वो हर्ष के समय भारत आए, राजा हर्षवर्धन के समय आए और उन्होंने लिखा सीयू की किताब, चीनी भाषा की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि अस्पृश्य जो लोग थे वो सफाई का काम करते थे और जो निम्न श्रेणी के जो काम होता था जिसे समाज अपवित्र मानता था, इस तरह के काम जो है वो किया करता था और ये लोग समाज के लिए निंदनीय थे और इनको मोस्टली घर से मतलब गांव से बाहर रहना पड़ता था, नगरों से बाहर रहना पड़ता था, यानी ये समाज में शामिल होकर के नहीं रह सकते थे, इनको इस तरह का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार हम जो प्राचीन जातीय व्यवस्था थी जिसने धीरे धीरे
जटिलता का रूप ले लिया, और जटिल होती गई और मुश्किल होती गई। लेकिन अब यहाँ एक नवीन वर्णों से जातीय समुदाय का विकास हो गया। तो आज हमने चर्चा की जाति विषमता के बारे में, उससे पहले बंधुत्व पर हमने चर्चा कर ली, वर्ण व्यवस्था, जाति और गतिशीलता, और वर्णों से रहित समुदाय और उनका आपस में संघर्ष, इस पर हमने चर्चा की। बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।